क्या पढ़ेंगे? विधायिका। विधायिका का अंग कौन कौन होता है? एक तो राष्ट्रपति होता है, लोकसभा और राज्यसभा, यही विधायिका के अंग होते हैं। और विधायिका का कार्य क्या होता है? विधि का निर्माण करना। ठीक, विधि निर्माण करने की प्रक्रिया में कोई भी विधेयक जब लाया जाता है तो या तो लोकसभा में लाया जाएगा या फिर राज्यसभा में लाया जाएगा। लोकसभा राज्यसभा से जब दोनों से पारित हो जाता है तो किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो किसका निर्माण किसका रूप ले लेता है? विधि का या कानून का रूप ले लेता है। विधि का जो निर्माण करता है उस बॉडी को क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। विधायिका के पूछिएगा कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसी विधायिका को हम दूसरा नाम दे देते हैं जिसे कहते हैं संसद। तो आपसे या तो पूछेगा संसद या विधायिका। ठीक, जब हम 3 अंग के रूप में पढ़ते हैं तब इसे विधायिका ही बोलते हैं। पूछेगा विधायिका के कितने अंग? 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगर आपसे पूछे विधायिका के सदन कितने हैं तो सदन है 2, लोकसभा और राज्यसभा। और अंग पूछेगा तो अंग हो जाएंगे 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, कार्य क्या है? विधि का निर्माण करना इसका कार्य है। पीछे हमने पढ़ भी लिया था कि लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी कोई विधेयक आएगा, अगर वो साधारण विधेयक है तो लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। बारी बारी से दोनों जगह जब पारित हो जाता है तो किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर कोई विधेयक धन विधेयक है तो वो कहां जाएगा? पहले लोकसभा में जाएगा। कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। धन विधेयक पहले लोकसभा में जाएगा। ठीक, लेकिन धन विधेयक से तभी पेश किया जा सकता है जब राष्ट्रपति की क्या हो? पूर्वानुमति। राष्ट्रपति की बगैर पूर्वानुमति से धन विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियां क्या हैं? एक प्रकार से नगण्य हैं, बहुत ज्यादा शक्तियां नहीं हैं। राज्यसभा धन विधेयक में कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक, तो अगर धन विधेयक नहीं है तो प्रोसेस वही रहेगा, या लोकसभा में पहले आ जाए या राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति उसे पारित कर देगा। ये 3 अंगों में से एक हमने पढ़ लिया है, कौन? राष्ट्रपति। 3 अंग है, 3 में से एक हम पहले पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति। बचे हुए 2 आज डिस्कस करेंगे, कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। तो सबसे पहले तो ये पूछेगा कि किस आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है संसद का। तो आर्टिकल कौन सा है? 79। अनुच्छेद 79 में किसकी बात कर रहा है? संसद की। कह रहा है कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था होगी उसके जिक्र है 79 में। ये कहा गया कि जो संसद होगी उसके 3 अंगों में, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, या पूछेगा संसद का निर्माण किससे मिलकर होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। संसद का कार्य क्या है? तो जो विधायिका वही संसद है, तो जो कार्य विधायिका का वही कार्य किसका है? संसद का है, विधि का निर्माण करना। ठीक, तो 79 में केवल किसके बारे में बात कर रहा है? संसद के बारे में बात कर रहा है। अब हम एक पढ़ चुके हैं, तो दूसरे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 80 है, किसके बारे में बात कर रहा है? राज्यसभा के बारे में। इसमें क्या कहा गया है? राज्यसभा। राज्यसभा की अगर आपसे बात करें तो पहली बार ये राज्यसभा देखने को कब मिली थी? 1919 के अधिनियम में। पहली बार राज्यसभा देखने को कब मिली? 1919 के अधिनियम में। 1919 का अधिनियम आपने पढ़ा था, जिसमें केंद्र में कैसी व्यवस्था स्थापित की गई थी? द्विसदनीय व्यवस्था। और द्विसदनीय व्यवस्था में एक तो राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते थे, और एक केंद्रीय विधानमंडल जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। ठीक, तो राज्यसभा का नाम 1919 में क्या था? उच्च सदन। और ये उच्च सदन नाम कब तक रहा? 1954 तक।
1954 के बाद नाम बदल के इसका क्या कर दिया गया, राज्यसभा कर दिया गया। ये एक प्रकार का इसका उपनाम आप कह सकते हैं। वर्तमान में भी इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, किसे, राज्यसभा को, ठीक। या फिर इसे राज्य परिषद कहते थे 1954 से पहले, राज्य परिषद या फिर उच्च सदन। आपसे पूछेगा राज्यसभा के अन्य नाम क्या हैं, तो राज्यसभा एक प्रकार का स्थायी सदन है, इसलिए इसका नाम है स्थायी सदन, ठीक। द्वितीय सदन, तीसरा क्या हो जाएगा इसका, वरिष्ठों का सदन या वरिष्ठ सदन, क्योंकि इसमें एज कितनी होती है, मिनिमम 30 वर्ष। कितनी होती है, 30 वर्ष। लोकसभा को कहते हैं युवाओं का सदन, इसे कहते हैं वरिष्ठों का सदन या वरिष्ठ सदन कहते हैं, ठीक। तो इनके अन्य नाम हो जाएंगे स्थायी सदन, द्वितीय सदन या वरिष्ठ सदन या फिर उच्च सदन, ठीक। 1954 में इसका नाम बदला गया, 1954 में इसका नाम कर दिया गया राज्यसभा। तो गठन कब हुआ है, 1919 में, नाम बदला गया 1954 में। वर्तमान में इसका नाम क्या है, राज्यसभा, वर्तमान में इसका नाम है। अगर हम राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल तो होता नहीं, क्योंकि कैसा सदन है, स्थायी सदन है। अगर हम इसके सदस्यों की बात करें राज्यसभा की, तो कुल सदस्य कितने हो सकते हैं, 250। वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं, 245। इन 250 सदस्यों में से दो तरह के सदस्य होते हैं, एक तो निर्वाचित सदस्य और दूसरे होते हैं मनोनीत। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 238 और मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, 12। ये 12 सदस्य कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति, ठीक। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो निर्वाचित सदस्य कितने हैं, 233 और मनोनीत वही रहेंगे कितने, 12। मनोनीत सदस्य हैं 12। फिर आपसे पूछेगा जो निर्वाचित है उसमें से राज्यों में से कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में से कितने हैं, राज्यों से 225, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हैं, 8। अब इनमें से भी पूछेगा दिल्ली से कितने हैं, 3 हैं, जम्मू कश्मीर से 4 हैं और अन्य से, या फिर सीधे सीधे लिख दो, अन्य ना लिख के पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी से कितने सदस्य हैं, 1, ठीक। ये वर्तमान में क्या हो जाएगी, सदस्यों की संख्या। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो राज्यसभा है उसमें कुल सदस्य कितने हो सकते हैं, कुल सदस्य 250 से ज्यादा नहीं हो सकते कभी भी। ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं, 250। लेकिन पूछेगा वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 245। ये बढ़ भी सकते हैं, 250 तक जा सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। ये कौन लागू करेगा, ये डिपेंड करता है पश्चिमन के बाद, ठीक। नमस्ते। तो वर्तमान में कितने हैं, 245 हैं। इन 245 में से वही स्थिति रहेगी, मनोनीत वाले तो चेंज हो गए नहीं। यहां भी 12 मनोनीत बताए गए हैं, तो वो 12 मनोनीत करने ही करने हैं, जो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये जो 12 मनोनीत सदस्य हैं किस क्षेत्र से किए जाते हैं, ये या तो कला से होंगे या फिर साहित्य से होंगे या समाज सेवा या फिर इसमें शिक्षा आपको ध्यान रखना नहीं है। शिक्षा के अंतर्गत कौन आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा आपका समाज सेवा में। एक क्षेत्र चौथा इसका विज्ञान, अगर नहीं लिखा हो तो उसमें नोट कर लेना,
ठीक, 4 क्षेत्रों से, केवल 4 के अलावा कोई सा क्षेत्र नहीं होगा। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, हाँ केवल 4 क्षेत्र, कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान। ऑप्शन अगर आपको शिक्षा देगा तो शिक्षा किसमें चला जाएगा आपका, समाज सेवा के क्षेत्र में। खेल अगर आपको देगा, खेल किसमें चला जाएगा, कला के क्षेत्र में। जैसे कला के क्षेत्र से सचिन तेंदुलकर को या मैरी कॉम को मनोनीत किया गया था राज्यसभा सांसद के रूप में, तो वो कला के अंतर्गत आ जाता है। खेल किसमें आ जाएगा, कला में। तो शिक्षा और खेल अलग से नहीं दिया गया, इस बात को ध्यान रखना। जब भी पूछता है ये वाला क्वेश्चन तो या तो कला ऑप्शन, खेल ऑप्शन देगा आपको, या देगा शिक्षा। ठीक, तो कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान से क्षेत्र से, ये 4 क्षेत्र हैं जिससे राष्ट्रपति 12 सदस्यों का क्या कर सकता है, मनोनयन कर सकता है। दूसरा, ये जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, ये जरूरी नहीं एक राज्य से हो सकते हैं, अलग अलग राज्य से हो सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो किस राज्य से होंगे, क्योंकि ये माना जाता है जो व्यक्ति कला में क्षेत्र में कर रहा है वो पूरे भारत के लिए कर रहा है, तो उसके राज्य की दृष्टि से उसे नहीं देखा जाए। जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर केवल अपने राज्य के लिए नहीं खेल रहे थे, देश के लिए खेल रहे थे। मैरी कॉम केवल राज्य के लिए नहीं खेल रही, देश के लिए खेल रही। तो ये आपत्ति नहीं उठाई जाएगी कि एक ही राज्य से 2 चुन दिए गए, 4 मतलब मनोनीत कर दिए गए, 6 कर दिए गए। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से, इच्छा अनुसार कहीं से भी क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति भी इसमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। जो नाम संसद के द्वारा भेजे जाते हैं उन्हीं नाम पे राष्ट्रपति विचार करता है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से मनोनीत नहीं कर सकता है। जो नाम भेजे जाते हैं राष्ट्रपति के पास उन्हीं में से, ठीक, उसे चुनना उन्हीं में से होता है, बस उससे बाहर नहीं चुन सकता। अब ऐसा है 12 अगर चुनने हैं तो 15 भेज दिए, 16 भेज दिए, 24 भेज दिए, इस तरह से। आपको पता है कि एक बार में तो चुने नहीं जाएंगे 12। प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, तो वो समय समय पे चुने मतलब मनोनीत किए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है कि राज्यसभा के जो सदस्यों का होता है, आरक्षण नहीं होता है किसी भी क्षेत्र में। ना तो वर्ग के आधार पर कोई आरक्षण दिया गया है, ना राज्य के आधार पर कोई आरक्षण है। तो राज्यसभा में किसी भी वर्ग को कोई भी आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया, उसका कारण यह है कि जो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन वो कौन करता है, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, हाँ, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन करते हैं विधानसभा सदस्य। अब विधानसभा में आरक्षण दिया गया है, नहीं है तो आरक्षण विधानसभा में आरक्षण दिया गया है, तो विधानसभा में आरक्षण दिया ही गया है। और अगर अलग से आरक्षण दिया जाएगा किसमें, राज्यसभा में, तो आरक्षण कैसा हो जाएगा, दोहरा आरक्षण हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए विधानसभा में पहले से ही आरक्षण है, इसलिए राज्यसभा में आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। अगर इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता तो राज्यसभा में भी क्या होता, आरक्षण दिया जाता। तो वो आपसे पूछेगा बताइए निम्नलिखित में से किस सदन में कोई भी आरक्षण नहीं है, तो आपको बताना है कि राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है, लोकसभा में भी आरक्षण है और विधानसभा में भी आरक्षण है। कारण क्या है, क्योंकि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, विधानसभा सदस्य करते हैं, और विधानसभा सदस्यों को पहले ही आरक्षण दिया जा चुका है। ठीक, ये समझ में आ गया राज्यसभा की सदस्य संख्या। ठीक, आपसे पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, बहुत ज्यादा कठिन कुछ है नहीं। 250 टोटल होते हैं, वर्तमान स्थिति पूछेगा 245। ये तो बहुत बार आया है, कभी पीछे किसी एग्जाम में पूछा गया था कि राज्यसभा सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है। ठीक, अब ये संख्या निश्चित कब तक के लिए है, तो ये जो संख्या 245 से 2026 तक है। 2026 के बाद अगर अगला पश्चिमन आयोग लागू होगा तो ये संख्या चेंज हो सकती है, कम या ज्यादा। ठीक, यूपी में भी कहां बढ़ी है, ये गलती करने वाला लड़का तुम्हारे साथ ही बैठा है। 31 32 कहाँ लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कहीं 31 लिख लो उसे, जो 32 लिखा है वहां 31। तुमने क्या क्या चेंज कराया था,
कुछ नहीं करा है, बहुत गलती है अभी। तुमने अपना कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं लगाया है। अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो कैसा होगा? राज्यसभा का कार्यकाल अगर आपसे पूछे तो कोई कार्यकाल तो है नहीं, ये कैसा सदन है? स्थायी सदन है। ठीक है। राज्यसभा सदस्यों का अगर कार्यकाल पूछे तो कितना हो जाएगा? सदस्यों का होता है 6 वर्ष। लेकिन ये जो सदस्य होते हैं 6 वर्ष जो कार्यकाल होता है, ये एक बार में रिटायर्ड नहीं होते हैं। 2 वर्ष में कितने हो जाते हैं? तिहाई सदस्य। कहीं नहीं जाना, यहीं बने रहो आप। अभी कहीं जाओ मत, बने रहो, यही बताएंगे अभी। अगर मान लो टोटल सदस्य संख्या कितनी है वर्तमान में? 245, 245। 245 का एक तिहाई कितना बनेगा? अरे मैथ का क्लास नहीं है जो पॉइंट में काटना है इसे। 81 ना? ठीक। अब हमने मान लिया ये जो डेट है ये है 2015। कब है? 2015, 2017, 2019, 2000, वो इसलिए तो बोलते हैं, तुम्हें ये नहीं पता है? 2022, 2024, 2026। अच्छा यहाँ 21 होगा ना? 21 होगा तो यहाँ 25 होगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 27। 2 वर्ष का गैप है ना? ये कितने यहाँ कितना होगा? तुम क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? ये दोनों इधर आ जाओ, कैमरे दिखा दो तुमको। लड़का कौन सा है जो सबसे ज्यादा शैतानी करता है? अब तुम्हारा अब नाम ले देंगे तो पता चल जाएगा। मतलब देख कितनी छोटी सी मिस्टेक हो रही वहां, क्योंकि ध्यान तुम्हारी तरफ है। एक तिहाई सदस्य कितने हो जाएंगे इससे? 81 होंगे ना? ठीक। अब 245 में से 81 सदस्य हमने मान लिया ज्वाइन किया था इन्होंने। कब? 2015 में। 81 माइनस करोगे तो सदस्य कितने बचेंगे? 245 में से 81 माइनस करो, 162 ना? 162 सदस्य प्लस 81 ऐड हो गए, कितने हो गए? 245। मतलब तुम लोगों में इतना भी भरोसा नहीं किया जा सकता। दोगुना करने बोला था अभी हमने। 81 सदस्य ने ज्वाइन किया कब? 2015 में। अब इनका कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष होगा ना? कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष। ये जो 81 सदस्य ज्वाइन कर रहे हैं ये रिटायर्ड कब होंगे जाके? 2021 में। कब रिटायर्ड होंगे? 2021 में। अब यहाँ पे जब आएंगे तो सदस्य संख्या तो वही रहेंगे 245। अगले नए सदस्य इसमें से निकलेंगे कितने? 81 निकलेंगे, फिर से 81 आ जाएंगे। इस बार जो 81 आएंगे रिटायर्ड कब जाके होंगे? 2023 में। ठीक। फिर आएंगे 2019 में 245, फिर से कितने? 81 माइनस 81 प्लस। इस बार जो 81 ज्वाइन किए कब रिटायर्ड होंगे? 2025 में। फिर 2021 में जो ज्वाइन किए थे ये वाले यहां से कितने होंगे? माइनस। जो जिन्होंने कब ज्वाइन किया था?
2015 में। इनकी जगह नए आ जाएंगे 81, और फिर कब जाके होंगे ये 2027 में। ये क्रम कंटिन्यू चलता रहता है, संख्या हमेशा कितनी रहेगी 285। 81 नए आएंगे, 81 चले जाएंगे, 81 आएंगे, 81 चले जाएंगे, इस तरह से होता रहता है। फिर कितने वर्ष के अंतराल पे, 2 वर्ष के अंतराल पे कितने, एक तिहाई सदस्य क्या कर लेते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, किसमें, राज्यसभा में। अगर प्रसीमन के तहत संख्या बढ़ी, ठीक, तो जरूरी नहीं कि मतलब एक तिहाई से ज्यादा नहीं हो सकते, एक तिहाई से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब एक तिहाई में आप आधा नहीं कर रहे ना इसमें अभी तो। अगर मान लो एक सदस्य बढ़ गया, 2000 हमने मान लिया 21 में प्रसीमन हुआ, एक सीट बढ़ाई, तो वो जो यहाँ रिटायर हो रहे होंगे, प्रत्येक वर्ष रिटायर हो रहे हैं ना ये तो, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। तो अगर एक सीट यहाँ से बढ़ रही है, कितने हो जाएंगे, एक और जुड़ जाएगा 82, अगले 6 वर्ष के बाद रिटायर हो जाएंगे। कब, 2023 में नहीं, 2025 में। 2025 रिटायर हो जाएंगे, फिर उसका क्रम उसी के तहत हो जाएगा जब वो बनेगा पद। 2019 में बना हो तो वहीं से उसका क्रम शुरू हो जाएगा फिर, ठीक। अब 245 सदस्य हमेशा रहते हैं। ये जो राज्यसभा है इसे भंग नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना, इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, क्योंकि राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी सदन है। पूछेगा राष्ट्रपति किस सदन को भंग नहीं कर सकता है, राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता है। कारण क्या है, क्योंकि राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है। इसमें 245 सदस्य हमेशा रहते ही रहते हैं। 245 सदस्य तब जाते हैं जब नए वाले 245 आने का प्रावधान हो जाता है तो, ठीक। आपसे पूछेगा जो सीटें होती है उनका आवंटन किस आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर, या फिर आप कह सकते हैं विधानसभा सीटों की संख्या के आधार पर। विधानसभा की सीटें जो होती हैं उत्तर प्रदेश में कितनी है, 403, और 403 का कितना निकालना पड़ेगा आपको, एक तिहाई नहीं, एक चौथाई। एक चौथाई से ज्यादा नहीं हो सकती, कितनी हो जाएंगी, 100 मान लो। 100 से ज्यादा नहीं बनाई जा सकती, कम ही रहेगी। 31 सीटें हैं किसमें, उत्तर प्रदेश में। पूछेगा उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, 31, और सबसे अधिक कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही है, कितनी, 31। तो सबसे अधिक सीटें कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में। सीटों की संख्या कितनी है, 31 है, ठीक। फिर आता है राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां। विशिष्ट शक्तियों का मतलब होता है ऐसी शक्ति जो किसके पास नहीं होंगी, लोकसभा के पास नहीं होंगी। स्पेशल पावर, ऐसी शक्ति जो राज्यसभा लोकसभा के पास नहीं है, वो क्या कहलाएंगी, राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां। कल बताया था कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, राज्यसभा के पहले सभापति नहीं बताया था। राज्यसभा के पहले सभापति ये नहीं बताया था, राज्यसभा के प्रथम सभापति। ये बात बताने वाली है क्या, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का सभापति होता है, और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राज्यसभा के क्या हैं, प्रथम सभापति हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। जब बात तुम ये यहाँ नहीं बता पा रहे हो तो इसकी क्या गारंटी है तुम एग्जाम में सही करके आओगे। वहां तो और भी ऑप्शन दिए होंगे, तो गारंटी से क्वेश्चन गलत कर देते तुम, पता नहीं कौन सा लगा बैठते। मान लो महासचिव वगैरह कुछ दे देते हैं राज्यसभा का, तो वही लगा बैठते, और थोड़ा सा जैसे ही अजीब नाम देता तुम कहते हाँ यही सही होगा, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, क्योंकि तुमने कभी पढ़ा नहीं है, ठीक। तो राज्यसभा के पहले सभापति मतलब प्रथम उपराष्ट्रपति, और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
हाँ तुमने बताया था ना सही है, तभी तो हमने लिखा। विशिष्ट शक्तियां किसकी? राज्यसभा की। सबसे पहले जो विशिष्ट शक्ति है, अनुच्छेद कितना? 249। और 249 में कहा गया है कि जो राज्यसभा है वो क्या कर सकती है 2/3 बहुमत से? किसका प्रस्ताव पारित कर सकती है? राज्य सूची के विषय पर अगर कानून बनाना है, इधर सुनो ध्यान से, वैसे राज्य सूची के विषय पे कानून कौन बनाएगा? राज्य। लेकिन अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसके लिए मिल जाएगा? संसद को। वैसे संसद राज्य सूची के विषय पे कानून नहीं बना सकती है। अगर राज्यसभा कह दे 2/3 बहुमत से पारित कर दे उस प्रस्ताव को, तो राज्य सूची के विषय पे कानून कौन बना सकता है? संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। और आपको यह भी पता है कि संसद में राज्यसभा भी शामिल है और लोकसभा भी शामिल है, लेकिन ये पास कौन कर सकता है? केवल राज्यसभा। लोकसभा ये पास नहीं कर सकती। उसका कारण क्या है? आप हर चीज के पीछे जाओ, पीछे की अगर बात आपको पता होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ऐसा काम लोकसभा क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं करती कि राज्यसभा में जो बैठे हुए सदस्य हैं उनका निर्वाचन किसने किया है? विधानसभा के सदस्यों ने। और कानून भी किसके लिए बनाना है? राज्य के लिए बनाना है। तो लोकसभा सदस्य ये तय नहीं करेंगे, कौन करेगा? राज्यसभा तय करेंगे, क्योंकि राज्यसभा सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहे हैं केंद्र में किसका? राज्यों का। राज्य के जो सदस्य उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? राज्यसभा सदस्य कर रहे हैं। तो ये अनुमति भी कौन दे सकता है? केवल राज्यसभा सदस्य ही दे सकते हैं। ठीक, क्योंकि राज्यसभा सदस्य अगर मान लो अनुमति नहीं दे, लोकसभा सदस्य देंगे, तो विधायकों की पावर का क्या होगा? कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि विधायकों की पावर का क्या मतलब बनता है फिर केंद्र में? ये दिखाता है कि विधायकों की पावर केंद्र में किस तरह से है, वो है राज्यसभा के तहत। राज्यसभा की पावर है वो विधायकों की पावर है। अगर कोई राज्यसभा सदस्य गड़बड़ करता है तो इसका मतलब वो आगे वोट मांगने किससे आएगा? विधायकों से आएगा। विधायक उससे क्या करेंगे? आईना दिखाएंगे। तो उत्तरदायित्व किसका है? राज्यसभा का है। किसके प्रति? राज्यों के प्रति। तो राज्यों के प्रति उत्तरदायित्व है, इसलिए राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का प्रस्ताव केवल कौन पारित कर सकता है? कितने बहुमत से पारित होना चाहिए? 2/3 बहुमत से। अगर 2/3 बहुमत से पारित है तो कानून कौन बनाएगा? संसद। और संसद भी इसमें शामिल, राज्यसभा भी शामिल है किसमें? संसद में। ठीक, एक तो स्पेशल पावर ये है। एक अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में कहा गया है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं 3 प्रकार की। कौन कौन सी 3 प्रकार की हैं? IAS, IPS, IFS। इन 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवा में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। ध्यान रखना, यहाँ पे फॉरेन सर्विस नहीं है, विदेश नहीं है, जंगल वाला है फॉरेस्ट सर्विस। ठीक, ये जो 3 है, इन 3 के अलावा अगर चौथी प्रकार की कोई अखिल भारतीय सेवा जोड़नी है तो वो केवल कौन जोड़ सकता है? राज्यसभा। इसमें भी कहा गया है कि 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दे राज्यसभा, 2/3, ये क्या लिखा हुआ है? 2/3 है। ठीक, अगर 2/3 बहुमत से राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद क्या करेगी? नई अखिल भारतीय सेवाओं को जोड़ सकती है। जोड़ेगी संसद ही, लेकिन प्रस्ताव कौन पारित करेगा? राज्यसभा। कितनी बहुमत से? 2/3। तो अभी अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या कितनी है? 3। इसमें कमी भी हो सकती है, बढ़ोतरी भी हो सकती है। कर कौन सकता है? केवल राज्यसभा कर सकती है। तो एक राज्यसभा की विशिष्ट पावर क्या हो जाएगी कि वे अखिल भारतीय सेवाओं में वृद्धि कर सकती है। कितनी बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ये आपका क्या हो गया? राज्यसभा और उसकी विशिष्ट शक्तियां। अगला अनुच्छेद कौन सा है आपका? कोई डाउट है इसमें? बताओ, राज्यसभा से संबंधित कोई नहीं है? ना है तो आगे बढ़ो।
अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में किसकी बात कर रहा है? लोकसभा। ठीक, लोकसभा के भी गठन कब हुआ? 1919 में। 1954 में इसका नाम बदल दिया गया। 1919 में इसका गठन हुआ था, नाम बदला गया 1954 में। पहले इसका नाम क्या था? हाउस ऑफ पीपल था, और वर्तमान में इसका नाम क्या है? लोकसभा। अगर आपसे पूछे इसके अन्य नाम क्या है? युवाओं का सदन, क्योंकि एज कितनी होती है? 25 साल होती है। प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन और निम्न सदन। तो ये लोकसभा के अन्य नाम है जो सबको पता होना चाहिए। ऐसे कैसे भी पूछ लेगा, युवाओं का सदन किसे कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं, लोकप्रिय किसे कहते हैं, अस्थायी सदन कैसे, या निम्न सदन किसे कहते हैं। ठीक, तो ये इनके अन्य नाम हो जाएंगे किसके? लोकसभा के। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। निर्वाचन कैसा होता है इसका? प्रत्यक्ष होता है। कार्यकाल लोकसभा का पूछे कितना? 5 वर्ष, और सदस्यों का पूछे तब भी कितना? 5 वर्ष। तो लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। एक बार में भंग हो जाती है, इसे राष्ट्रपति क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। कब भंग कर सकता है? आपातकाल की स्थिति में भंग कर सकता है। ठीक, जैसे राष्ट्रीय आपात लग जाए तब भंग कर सकता है, या बहुमत ना होगा तो भंग कर सकता है। कई सारी प्रक्रिया इसे भंग करने की। विश्वास प्रस्ताव अगर हासिल ना करे तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो भंग कर सकता है। निंदा प्रस्ताव पारित हो जाएगा तब भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति इसे क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। इसलिए कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। ठीक, दूसरा, इसके कार्यकाल में बढ़ोतरी की जा सकती है। कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष। इसका कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष। कौन सी स्थिति में बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल की स्थिति में। तो आपातकाल में इसका कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। अब देखो, आपातकाल में इसका कार्यकाल क्या कहते हैं, इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसका कारण क्या है? जैसे राज्यसभा में आपने देखा था कि राज्यसभा तो खाली कभी होती नहीं है। अब हमने मान लिया जैसे 2024 देश में आपातकाल लगा हुआ है, मान लो, भगवान न करे तो हो। ठीक, 2024 में मान लिया देश में क्या लगा है? आपातकाल। इस समय लोकसभा के चुनाव होने थे। अब जब आपातकाल लगा है तो लोकसभा के चुनाव नहीं हो सकते, तो इसका कार्यकाल कितना बढ़ सकता है? 1 वर्ष, मतलब 2025 तक इसका कार्यकाल हो सकता है। लेकिन उसी समय हमने मान लिया कि 2024 में ही, जिस समय लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, राज्यसभा के भी 1/3 सदस्य उस समय रिटायरमेंट हो रहे थे। ऐसा मान लिया हमने। 2/3 सदस्य क्या हो रहे थे? 1/3 सदस्य रिटायरमेंट हो रहे थे। 2 वर्षों की बात होते हैं। अगर वो 2 सदस्य रिटायर भी हो जाएंगे, 1/3 सदस्य, तो क्या राज्यसभा खाली हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि राज्यसभा में वैसे भी सदस्य बचे हुए होंगे। तो राज्यसभा के कार्यकाल में बढ़ोतरी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कभी भी खाली नहीं होती है। इसके कार्यकाल में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। इसे राष्ट्रपति क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। ध्यान रखना, केवल 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है, वो भी किसी स्थिति में? आपातकाल की स्थिति। इसके सदस्यों की बात करें तो टोटल सदस्य कितने हैं इसके? 552। ये संख्या आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है अभी।
सदस्यों की बात करें लोकसभा के, कुल कितने हो सकते हैं? 552। वर्तमान में कितने हैं? 543। इन 552 में से निर्वाचित कितने हो सकते हैं? निर्वाचित हो सकते हैं 550 और मनोनीत हो सकते हैं 2। वर्तमान में बात करें, मनोनीत कितने हैं? 0 और निर्वाचित हैं सभी 543। इन 543 में से पूछेगा राज्यों से कितने आएंगे? राज्यों से 524 और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आएंगे? 19। इन 19 में दिल्ली से 7, जम्मू कश्मीर से 5 और बाकी अन्य से कितने हो जाएंगे? 7 5 12, कितने बचे? 7। अन्य से कितने हो जाएंगे? 7। जम्मू कश्मीर 5, अन्य से 7 और दिल्ली से 7, तो यूटी से कुल मिला के कितने आएंगे? 19। इन 7 में अगर बात करें तो 5 राज्यों से तो एक एक आएगा। कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। केंद्र शासित प्रदेश कितने टोटल? 8। ठीक, 8 में से इनमें से 2 निकल गए, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, तो बचे कितने? 6 ही तो बचे। 2 का आंकड़ा तो ये दिया गया है दिल्ली और जम्मू कश्मीर का। इन 6 में भी अगर दादर नगर हवेली की बात करें तो वहां से कितने आएंगे? 2। अब 2 निकल गए तो कितने बचे? 5। बाकी 5 से कितने आएंगे? एक एक। ये राज्यों की बात कर रहे हैं, 6 राज्य बचे थे, 6 में से एक तो दादर नगर हवेली से 2 हो गए, तो बचे हुए 5 राज्यों से कितना? एक एक। तो 7 में से 2 तो दादर नगर हवेली के हैं, बाकी जो 5 सीटें बची हुई है वो एक एक सीटें किससे? अन्य राज्यों से। ठीक, तो केंद्र शासित प्रदेशों में आपको ध्यान रखना, कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं, केवल दादर नगर हवेली 2 सीट, जम्मू कश्मीर 5 सीट, दिल्ली 7 सीट, बाकी जो भी राज्य हैं केंद्र शासित में वहां से एक एक सीट है। ठीक, तो टोटल आपसे पूछेगा कितने हैं? 19। राज्यों से कितने हैं? 524। राज्यों में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कहां से हैं? यूपी से कितने हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं, कितनी हैं? 80 सीटें हैं। ठीक, तो ये लोकसभा सदस्यों की वर्तमान स्थिति हो जाएगी। वर्तमान में कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं है, क्योंकि मनोनयन की जो प्रक्रिया है वो क्या कर दी गई है? समाप्त कर दी गई है। ये एक प्रकार से भंग मतलब हटा दिया जाएगा। अब अगले प्रशिक्षण आयोग में तय होगा कि क्या मनोनीत सदस्य होनी चाहिए या ना होनी चाहिए। ठीक, तो वर्तमान में कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं है, किसमें? लोकसभा में। पहले 2 सदस्य मनोनीत होते थे। अच्छा, लिखवा दी सीटें कौन से राज्य में कितनी है?
चलो बाद में लिख लेना, पहले टॉपिक कंप्लीट कर लो इसका, लोकसभा की विशेष शक्तियों वाला। लोकसभा की विशिष्ट शक्तियां। देखो स्पेशल पावर क्या होगी लोकसभा की, जो किसके पास नहीं होंगी, राज्यसभा के पास नहीं होंगी, वो कौन सी कहलाएंगी, लोकसभा की विशेष शक्तियां। सबसे पहले की अगर आपसे पूछे धन विधेयक पे सबसे ज्यादा प्रभावी कौन होता है, लोकसभा। ठीक, धन विधेयक पर प्रभावी कौन होता है, लोकसभा प्रभावी होती है, क्योंकि धन विधेयक किसमें लाया जा सकता है, केवल धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। दूसरा, जो संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक में किसके नियम लागू होते हैं, तो संयुक्त बैठक में लोकसभा के नियम लागू होते हैं। अगला, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है, उसका निर्णय भी कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक का निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष, क्या करेगा, धन विधेयक का निर्णय करेगा। बजट केवल कहां पे पेश किया जा सकता है, बजट केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अनुदान की मांगे केवल कहां पेश की जा सकती हैं, तो अनुदान की मांगे भी केवल लोकसभा में पेश की जा सकती हैं। जो भी निंदा प्रस्ताव वगैरह आएगा किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, निंदा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, ये केवल किस में लाए जा सकते हैं, लोकसभा में लाए जा सकते हैं। क्योंकि अगर ये लोकसभा में पारित हो गए तो फिर क्या होगा, मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद मतलब मैं प्रधानमंत्री के सहित। तो निंदा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, ये भी केवल कहां लाए जा सकते हैं, लोकसभा में लाए जा सकते हैं। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण कि साधारण बहुमत से ये प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय आपात को समाप्त कर सकती है, जबकि राज्यसभा राष्ट्रीय आपात को समाप्त नहीं कर सकती। राष्ट्रीय आपात समाप्त कर सकती है। अब राष्ट्रीय आपात लागू कौन करता है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रीय आपात को हटाने की शक्ति भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात को नहीं हटा रहा है तो लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति से अनुरोध करेगी कि राष्ट्रीय आपात को हटाया जाए, और राष्ट्रपति फिर उस बात मानने को क्या होगा, बाध्य होगा कि राष्ट्रीय आपात को हटा दिया जाए। ठीक, यहीं तक रखो आज।